हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंडियन आर्मी डे एवरी ईयर। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी ओवर द ब्रिटिश आर्मी। And on 15th of January 1949, Field Marshal K.M. Cariappa became the first Commander-in-Chief of the Indian Army and took over authority from the British Commander-in-Chief General Francis Butcher and became the first Indian to command the army on its long and rich history. और इस वर्ष की थीम है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स। इसके साथ ही कल्पेटा डिस्ट्रिक्ट जो है ये काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे आयुष इनिशिएटिव के बारे में, क्योंकि आयुष जो इनिशिएटिव है इसको लेके कुछ कंट्रीज के साथ हाल ही में अग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। देन हम देखेंगे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के बारे में। देन हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसीज जो है भारत की, हम उसके बारे में देखेंगे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम के बारे में, जिसे ग्लास सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, What has the United Nations declared the year 2026 as? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को क्या घोषित किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सेकंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉलिडेरिटी अगेंस्ट विक्टिम्स ऑफ वॉर, थर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या फिर इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिज्म। आपको बताना है हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये घोषित किया है चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष। आप देख सकते हैं United Nations has declared 2026 as the International Year for Rangelands and Pastoralism to highlight the importance of grasslands and grazing communities. So, the initiative aims to spotlight grasslands and savannas as vital but under recognized ecosystems. So, these ecosystems play a key role in carbon sequestration, biodiversity, and climate resilience. रेंज लैंड्स की बात करें तो इनमें शामिल होते हैं ग्रास लैंड्स, सवानाज एंड ग्रेजिंग लैंड्स, और ये सपोर्ट करते हैं पेस्टोरल कम्युनिटीज को और वाइल्ड लाइफ को। साथ ही ये एक्ट करते हैं एज अ मेजर ग्लोबल कार्बन सिंक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which district court became India's first fully paperless district court with all judicial processes conducted digitally and AI-based tools integrated for case management? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जिला न्यायालय भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय बन गया है, जहां सभी न्यायिक प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से संचालित की जाती हैं और केस प्रबंधन के लिए एआई आधारित उपकरणों को एकीकृत किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं एर्नाकुलम, कलपेटा, तिरुवनंतपुरम या फिर कोझिकोड।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है कल्पेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि स्थित है वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला में। आप देख सकते हैं, कल्पेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वायनाड, Kerala became India's first fully paperless district court, inaugurated virtually by Chief Justice of India Suryakant. So all courts in the district now function completely digitally, eliminating physical files and paper-based processes. So the entire judicial process from case filing to final judgment, including pre-trial proceedings, evidence recording, interim applications, and adjudication is conducted electronically. AI-based judicial assistance tools have been integrated to generate structured case summaries, aiding faster and more efficient judicial decision making. So, the paperless system ensures improved efficiency, transparency, and a reduced administrative burden in court operations. So, this marks a major step in digital transformation of the judiciary in India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's traditional medicine system, Ayush, has received formal recognition in bilateral trade agreements with which of the following countries? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुष है, उसको निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ओमान एंड न्यूजीलैंड, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएई एंड सऊदी अरब, या फिर यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्रीज हैं ओमान एंड न्यूजीलैंड। आप देख सकते हैं, so India's traditional medicine system Ayush has received formal recognition in bilateral trade agreements with Oman and New Zealand. So both agreements include dedicated annexures on health related services and traditional medicine, recognizing Ayush, and the recognition enhances regulatory clarity and global market access for Ayush services and products. So Ayush export rose by 6.11% in 2024 and 25, increased from 649.2 million US dollar to 688.89 million. So this reflects rising global demand for traditional medicine. आयुष की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. So it represents India's traditional medicine systems and also promote globally through trade, health diplomacy and exports. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company became the first payments firm across India, the Middle East, Asia Pacific, and the South Africa to receive ISO IEC 42001 certification in January 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में भारत, मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में आईएसओ आईईसी 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भुगतान फर्म कौन सी कंपनी बनी है?
और इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स या फिर पेटीएम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये फर्स्ट जो पेमेंट फर्म है वो है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। आप देख सकते हैं in January 2026, Financial Software and Systems received the ISO IEC 42001 certification, and it became the first payments company across India, Middle East, Asia Pacific region, and South Africa to achieve this milestone. So, ISO IEC 42001 is the world's first international standard for artificial intelligence management systems. And the certification recognizes ethical, responsible, and trustworthy use of AI. So, FSS operates in digital payments and transaction processing. So, the certification strengthens regulatory confidence and global trust in financial software and systems AI driven platforms. सो ये प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड इथिकल एआई गवर्नेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to heritage conservation policy in India, consider the following statements. सो यहाँ पर जो भारत में विरासत संरक्षण नीति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज हिस्टोरिकली हेल्ड एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन। एंड सेकंड, recent policy shift proposes allowing private entities to undertake conservation work alongside AI supervision. And third, funds from private corporations for conservation are expected to be routed through the National Culture Fund. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि भारत की जो विरासत संरक्षण नीति है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। So the AI's monopoly is being opened to private participation under a public-private framework with the funds processed via the National Culture Fund, जिसकी वजह से ये हाल ही में चर्चा में रहा है। So the Archaeological Survey of India under the Ministry of Culture is the premier organization for the archaeological research and protection of the cultural heritage of the nation. So it administers more than 3,650 ancient monuments, archaeological sites, and remains of national importance. So the National Monument Authority, established in accordance with the AMASR Act, is responsible for the conservation and preservation of monuments and sites. And one of the NMA's roles is to evaluate granting permits to applicants for construction related activities in restricted and regulated areas. इसके साथ ही जो आर्कियोलॉजिकल या साइट्स या जो हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं हम उनकी बात करें तो बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स भी हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे कि हृदय इनिशिएटिव जो है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, देन देयर इज नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज,
फिर प्रसाद योजना, जिसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, और साथ ही है स्वदेश दर्शन स्कीम। इसके साथ ही भारत यूनेस्को के साथ भी कोलैबोरेट करता है फॉर द हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड कल्चरल अवेयरनेस। एंड देन देयर इज ऑल्सो प्रोजेक्ट मौसम, which aims to study and promote India's shared cultural heritage across the Indian Ocean. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to Central Drug Standard Control Organization. सो यहाँ पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है CDSCO functions under the Ministry of Health and Family Welfare. And second, the Drug Controller General of India is the head of the CDSCO. And third, CDSCO is responsible for fixing prices of drugs and medical devices in India. और इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो जो प्राइस फिक्सेशन होता है ड्रग्स का या मेडिकल डिवाइसेस का, ये परफॉर्म किया जाता है बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नॉट बाय CDSCO। आप देख सकते हैं। So the Central Drug Standard Control Organization is India's national drug regulatory authority and it functions under the Ministry of Health and Family Welfare and the Government of India. So it oversees approval, regulation and control of drugs, vaccines and medical devices. So the Drugs Controller General of India is the statutory head of the CDSCO and it is responsible for granting approvals, licensing and regulatory decisions. So the position ensures uniform enforcement of Drugs and Cosmetics Act 1940. Price fixation of drugs and medical devices does not fall under CDSCO's mandate. So this function is performed by the National Pharmaceutical Pricing Authority and NPPA operates under the Department of Pharmaceuticals under Ministry of Chemicals and Fertilizers. तो आप ध्यान रखेंगे जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of global antimicrobial resistance and use surveillance system? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि इससे संबंधित कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लास वॉज लॉन्च्ड by the World Health Organization to support global surveillance of antimicrobial resistance. And second, the participation in GLAS is mandatory for all WHO member states. And third, GLAS collect standardized data on antimicrobial resistance, antimicrobial use and consumption.
और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं इस सिस्टम से संबंधित जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी। जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। आप देख सकते हैं। सो ग्लास, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस एंड सिस्टम, इट was launched in 2015 by the WHO, and its primary aim is to create a global standardized framework for collecting AMR data. So before GLASS, AMR data were fragmented, non-comparable, and country-specific. So GLASS strengthens national surveillance systems rather than replacing them, and it supports evidence-based policy making at national and global level. So participation in GLASS is voluntary, not mandatory. WHO follows a capacity building approach recognizing unequal surveillance capabilities among countries. So countries join GLASS in phases starting with the limited pathogens or datasets, and mandatory could exclude countries with a weak participation, low income lab infrastructure. So this system collects standardized laboratory confirmed AMR data on priority bacterial pathogens. So it also gathers data on antimicrobial use in clinical settings and additionally captures it antimicrobial consumption at national and subnational levels. So data standardization allows cross-country comparison and trained monitoring over time. So this integrated approach links resistance patterns with the user's behavior, crucial for AMR control. सो हाल ही में ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये काफी चर्चा में रहा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्लास सिस्टम है ये इससे ही संबंधित है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।